क्वेश्चन नंबर 10 देखो तो हम लोग अभी देख रहे हैं, पहला वीडियो में 9 क्वेश्चन कर चुके हैं, दूसरे वीडियो में अभी हम लोग देख रहे हैं ए कार इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r विथ कांस्टेंट स्पीड v। हम लोग ये कुछ न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं अभी ऑन सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, न्यूमेरिकल्स ऑन सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन डायनामिक्स का प्रिलिमिनरी पार्ट है। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 10 में? दिया है ए कार इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r विथ कांस्टेंट स्पीड v। ए पेंडुलम इज सस्पेंडेड इन कार, व्हाट एंगल द थ्रेड मेक्स विद द वर्टिकल। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोचो कोई कार में एक पेंडुलम ऐसे झूल रहा है। अब ये कार सर्कुलर पाथ में जाएगा। कार अगर सर्कुलर पाथ में जाएगा, व्हाट यू फील? अरे कोई पेंडुलम को ऐसे पकड़ के आप सर्कुलर पाथ में ऐसे ऐसे घुमाओगे तो क्या होगा? इस पेंडुलम का जो घूम रहा है बॉब का, उसका सेंटर अंदर रहेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर को रहेगा, तो जैसे जैसे घुमाओगे वो बाहर की तरफ तिरछा हो जाएगा, है ना। तो जब वो कार में बंधा हुआ है पेंडुलम और कार सर्कुलर पाथ में जा रहा है, पेंडुलम कुछ ऐसा टेढ़ा हो जाएगा, है ना। और पेंडुलम के ऊपर क्या क्या फोर्स आ रहा है? दिया है कि mg आ रहा है और क्या आ रहा है? टेंशन आ रहा है। और ऐसे टेढ़ा क्यों हो गया? क्योंकि ऐसे आ रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझ में आ गया? समझ में आ गया तो बताओ, जिस कार में ये पेंडुलम झूल रहा है, पेंडुलम ऐसे टेढ़ा है, अब कार कैसे रास्ते में जा रहा है बताओ? ऐसा रास्ते में जा रहा है कि ऐसा रास्ते में जा रहा है? ऑब्वियसली कार ऐसे जा रहा होगा, इसलिए तो पेंडुलम बाहर की तरफ ऐसे तिरछा हो गया है। अच्छा, तो अभी कार सर्कुलर पाथ में जा रहा है एंड दीज आर द फोर्सेस एक्टिंग। ये पेंडुलम बाहर की तरफ टेढ़ा हो गया। वी हैव शोन ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्वेश्चन में क्या पूछा? पूछा कि बताओ ये वर्टिकल के साथ क्या एंगल कर रहा होगा ये थ्रेड। अच्छा, फ्री बॉडी डायग्राम में सारा एक्सटर्नल फोर्स के साथ साथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को दिखा दो तो वी कैन अप्लाई कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो हम क्या कहेंगे? फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पेंडुलम देखेंगे तो चलो हम चुनते हैं यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। चलो ये मानते हैं एक्स एक्सिस, ये मानते हैं वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये एंगल थीटा निकालना है तो ये भी तो हो गया थीटा। तो क्या कहोगे? सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 क्या देने वाला? अपवर्ड फोर्स। कौन दे रहा है? टी का कंपोनेंट, दैट मस्ट बी इक्वल टू mg। सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 क्या दे रहा है? लेफ्टवर्ड फोर्स इज इक्वल टू राइटवर्ड फोर्स, टी साइन थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। चलो इसको मानते हैं इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 क्या देने वाला? दिस बाई दिस। टी मालूम नहीं है वो तो कैंसिल हो गया। क्या मिलेगा? tan थीटा इज इक्वल टू दिस बाई दिस, m कैंसिल हो जाएगा। क्या मिलेगा? b स्क्वायर बाई rg। सो व्हाट इज थीटा? tan इनवर्स ऑफ b स्क्वायर बाई rg। सिंपल था कि नहीं? बस क्वेश्चन को फिजिकली समझ लेना है कि कैसे हो रहा है, कार फिजिकली कैसे मूव कर रहा है, पेंडुलम कैसे टेढ़ा हो रहा है, ये समझने से काम बन गया। देखो बाकी तो छोटा मोटा मैकेनिक्स का न्यूमेरिकल था। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया? थोड़ा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है, पढ़ लिया जाए क्वेश्चन थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या क्वेश्चन दिया है? ए बॉब वाज हैंगिंग वर्टिकली, इट वाज पुल्ड aside till the thread makes an angle theta to vertical and released from। ठीक है, तो वहीं से छोड़ दिया गया। कोई पेंडुलम ऐसा था, ऐसा था, पेंडुलम वर्टिकली झूल रहा था, उसको साइड खींच लिए, ऐसे खींच लिए। कितना? जब तक ये थीटा एंगल नहीं करता है, खींच लिए। फिर यहां से इसको छोड़ दिया गया। जब ये इधर से पार हुआ क्या लिखा है? फिर
If the tension at the lowest point of motion is double of its weight, find theta. बोल रहा है कि जब वो इधर से गुजर रहा था टेंशन कितना था? It was equal to double of the weight. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, ए से बी तक का मोशन देखा जाए, ए टू बी मोशन। ठीक है, ए टू बी मोशन देखते हैं। और ए टू बी मोशन आने में वो कितना नीचे आया है? सपोज हम कहेंगे कि ये एच नीचे आया है, एच नीचे आया है। अगर एच नीचे आया है तो चलो एच नीचे आया तो हम कहेंगे एच तो दिया नहीं है, इसमें एच कुछ दिया नहीं है, ना ही इसका लेंथ कुछ दिया हुआ है। चलो मानते हैं कि लेंथ एल है। अगर लेंथ एल अश्यूम कर लिए तो ये एच कितना होगा बताओ? इट विल बी एल माइनस दिस क्वांटिटी। ये कितना होगा? एल ये है, ये थीटा है, तो एल कॉस थीटा। एच कितना हो गया? एल पूरा माइनस एल कॉस थीटा, माइनस एल कॉस थीटा। ठीक है, नाउ वेलोसिटी ए टू बी मोशन में, ए टू बी मोशन में क्या हो रहा है बताओ? यहां से यहां पर आया, इनिशियली वेलोसिटी 0 था, जैसे नीचे आया देयर इज ए गेन इन काइनेटिक एनर्जी। आप कहोगे गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। ये तो सिंपल है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। जैसे जैसे पता चल गया कितना गेन किया है मालूम नहीं है। यहाँ पर आते आते सपोज इसका वेलोसिटी v है तो गेन किया कितना? हाफ एम वी स्क्वायर। लॉस किया कितना? एम जी एच। ठीक है ना? अब थोड़ा वैल्यूज लिख देते हैं। एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2mg, एच की जगह एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, है कि नहीं? एल माइनस एल कॉस थीटा, एल कॉमन ले लिया गया, एल कॉमन ले लिया तो 1 माइनस कॉस थीटा। हम जानते हैं हमें आगे आगे सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या चाहिए बताओ? एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जरूरत होगा। मैं भी नहीं निकालूंगा, मैं सीधा सीधा एम बी स्क्वायर बाई एल निकालूंगा, सीधा सीधा एम बी स्क्वायर बाई एल निकाला। भी निकालोगे और नेसेसरी स्टेप बढ़ जाएंगे। एम बी स्क्वायर बाई एल का वैल्यू क्या हो गया देखो तो 2mg इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो गया। अच्छा 8b टेंशन कितना है? डबल ऑफ द वेट। चलिए फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं। ये हो गया टेंशन जो कि 2mg है, ये हो गया वेट जो कि mg है, और क्या है? ये अब ऐसा एक सर्कुलर पाथ में जा रहा है, इधर से v वेलोसिटी में जा रहा था। इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स दिखाएंगे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वी ऑलवेज शो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर को होगा? डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर। ऐसा एक सर्कुलर पाथ का सेंटर कहाँ है? यहाँ ऐसा है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी अवे फ्रॉम सेंट्रीफ्यूगल, अवे फ्रॉम द सेंटर। कितना? एम बी स्क्वायर बाई आर। आर कितना लिए हैं हम लोग? एल लिए हैं, एम बी स्क्वायर बाई एल। तो आप क्या कहोगे? 8b सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 क्या दे रहा है? t इज इक्वल टू mg प्लस एम बी स्क्वायर बाई एल। t कितना है? 2mg, और ये हो गया mg प्लस एम बी स्क्वायर बाई एल। एल कितना था? 2mg इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। mg तो कैंसिल हो गया, देखो ये mg इधर आ गया, हो गया mg is equal to 2mg cos theta, 2mg into 1 minus cos theta, और 1 minus cos theta is equal to 1/2। तो थीटा कितना आया? 60 डिग्री। इसका मतलब 60 डिग्री एंगल से छोड़ोगे तो यहाँ पर आने से उसका जो टेंशन होगा दैट विल बी डबल ऑफ द वेट, डबल ऑफ द वेट। ठीक है, ठीक है, ये बात हो गया हमें, ये बात हमें समझ में आ गया। ये हो गया था बीट ए, है ना? बीट बी में क्या पूछा? व्हाट इज इनिशियल एक्सीलरेशन, व्हाट इज एक्सीलरेशन एट द लोएस्ट पॉइंट।
यहाँ पर एक चीज सोचने वाली चीज है, ये तो हो गया सबका, मैं मिटाता हूं। पूछा है व्हाट इज इनिशियल एक्सीलरेशन एंड व्हाट इज एक्सीलरेशन एट द लोएस्ट पॉइंट। ये चीज को समझना, एक्सीलरेशन क्यों होता है, व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी। व्हाट इज द एक्सीलरेशन, एक्सटर्नल फोर्स बाय मास। अच्छा, ये था पेंडुलम, यहां से छोड़े थे, बी की बात कर रहे हैं और हम ये कैलकुलेट कर चुके हैं कि ये एंगल 60 डिग्री था। अब ये यहां से आएगा, यहां से आएगा, क्या है एक्सीलरेशन। अब इधर आ रहा है तो इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन क्या है जानने के लिए हमें इस डायरेक्शन में फोर्स जानना पड़ेगा। इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन क्या है, व्हाट आर द फोर्सेस, यहाँ पर T है, यहाँ पर mg है, और आप जानते हो कि ये एंगल 90 डिग्री है ना। और क्या बता सकते हो ये एंगल कितना होगा, सोचो, ये 60 हुआ, ये 30 हुआ, ये 60 हुआ, ये 30 डिग्री हुआ। सो एट इनिशियल पोजीशन the acceleration is due to, ये डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, T का कोई कंपोनेंट है क्या, नहीं, 90 डिग्री है ना, T cos 90 0 होता है, इसके लिए कंपोनेंट मिलेगा ड्यू टू mg cos 30। ये समझ में आना बहुत जरूरी है। सो एक्सीलरेशन इनिशियली इज mg cos 30 by mg cos 30। अच्छा, एक्सीलरेशन एट द लोएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट में T है, mg है। नाउ अगेन वी हैव टू सी द एक्सीलरेशन, तो एट लोएस्ट पॉइंट व्हाट इज द नेट फोर्स, दिया है कि T इज 2mg और ये mg इट इज T माइनस mg, किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में है ना, तो 2mg माइनस mg दैट इज mg, किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, mg बाई m दैट इज g इन द अपवर्ड डायरेक्शन। इनिशियल एक्सीलरेशन इज g cos 30, ऐसा है ना। और एट लोएस्ट पॉइंट एक्सीलरेशन इज नेट एक्सटर्नल फोर्स। देखो मैं एक्सीलरेशन निकालते वक्त मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि ये झूठ मूठ का फोर्स है ना, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कंसीडर नहीं करना है। नेट एक्सटर्नल फोर्स बाय मास इज द एक्सीलरेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 भी आपको समझ में आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आप देख लीजिए, अगर खुद से बनता है तो पॉज लगा के कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, नहीं तो मैं कर लूंगा अभी। क्या दिया है, ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m लेंथ l इज रोटेटिंग in a horizontal circle about one end with initial angular velocity omega. Angular velocity omega. What is maximum tension in it and what is the tension at the midpoint? ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हुआ। क्या दिया है, ये कोई एक रॉड है और ये इस एंड में घूम रहा है हॉरिजॉन्टली विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। पूछा है ये रॉड में मैक्सिमम टेंशन क्या प्रोड्यूस होगा, व्हाट इज द मैक्सिमम टेंशन, और पूछा है व्हाट इज द टेंशन एट द मिड पॉइंट। हमें यहाँ पर याद करना है क्या, कोई एक डिस्ट्रीब्यूटेड मास के लिए जब वो घूम रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता था, m ओमेगा स्क्वायर x ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये होता था नेट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। फॉर ए पॉइंट मास इट वाज m ओमेगा स्क्वायर r, बट फॉर ए डिस्ट्रीब्यूटेड मास वी से इट इज m ओमेगा स्क्वायर x cm। ये हो गया हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अब देखो ये जो रॉड है
ये रॉड का हर एक पार्टिकल के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ रहा होगा। मतलब यहाँ का पार्टिकल भी खींचा जा रहा है, ये भी खींचा जा रहा है, ये भी खींचा जा रहा है, ये हर एक पार्टिकल खींचे जा रहे हैं। मान लो कि कोई एक रस्सी है, रस्सी को यहाँ से कोई खींच रहा है, यहाँ से कोई खींच रहा है, यहाँ से, तो सबसे ज्यादा खिंचाव कहाँ पर आएगा? ऑब्वियसली ऑन द एक्सिस। तो हम क्या कहेंगे? बिट ए में मैक्सिमम टेंशन एक्ट्स ऑन द एक्सिस, maximum tension acts on the axis. So T maximum tension is equal to maximum tension is equal to, है ना? तो सोचो ये बार है, यहाँ पर मैक्सिमम टेंशन है और यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना? ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, टोटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फॉर्मूला क्या है? m ओमेगा स्क्वायर एक्सियम। अगर इसका मास m है, लेंथ l है, मास हो गया m ओमेगा स्क्वायर xcm। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास? ये पार्ट कितना है? इट इज l by 2। xcm इज l by 2। xcm क्या है? डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द एक्सिस। सो ये हो गया मैक्सिमम टेंशन। बिट बी में पूछा है टेंशन एट मिड पॉइंट। मिड पॉइंट, अब सोचो ये हो गया बार, ये घूम रहा है, यहां पे टेंशन। इस रस्सी को चलो नाम थोड़ा देते हैं, एक बार ए बी सी आर द पॉइंट्स। जब ये घूम रहा है, इसका हर एक पार्ट के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो आ रहा है, हमें मालूम है ना? अगर हम ये पॉइंट को ए नाम दिए, इस पॉइंट को बी दिए, मिड पॉइंट को बी दिए, इस पॉइंट को सी दिए, ये रस्सी को कोई यहाँ से खींच रहा है, कोई यहाँ से खींच रहा है, कोई यहाँ से खींच रहा है। मान लो एक रस्सी है, ऐसे खींच रहे हैं, तो यहाँ पर जो टेंशन प्रोड्यूस होगा, कि कौन सारे फोर्सेस की खिंचाव के लिए टेंशन प्रोड्यूस होगा? जो यहाँ पर खींच रहा है उसके लिए टेंशन होगा, कि जो यहाँ पर, कि जो यहाँ पर, कि जो यहाँ पर, कि जो यहाँ पर, कि जो यहाँ पर। क्या कहोगे? अगर ये मान लो कि एक रस्सी है, ये लोग खींचेंगे तो टेंशन यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्यों होगा? ये सारे फोर्सेस खींचेंगे तो टेंशन यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, हर जगह होगा। बी पॉइंट में जो टेंशन हो रहा है वो क्यों हो रहा है? इनके खिंचाव के चलते। ये कौन है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द पार्ट BC. So tension at midpoint is equal to centrifugal force, ये समझना, और BC। BC के ऊपर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ रहा है, BC के ऊपर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ रहा है उसी के चलते टेंशन होगा। BC के ऊपर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ रहा है वो भी तो एक डिस्ट्रीब्यूटेड मास है। फॉर्मूला क्या है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का? m ओमेगा स्क्वायर एक्सियम। सो BC का मास कितना है? m by 2, क्योंकि पूरा मास m है, ये आधा है, मिड पॉइंट है। ओमेगा स्क्वायर xcm क्या है? डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ BC। हम जानना चाहते हैं कि इसके ऊपर क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ रहा है, तो इसका सेंटर मास कहाँ है? देखेंगे, ये हो जाएगा xcm। देखो, दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट गिवन इन बुक्स, दे आर गोइंग फॉर इंटीग्रेशन हियर। विदाउट इंटीग्रेशन यू कैन डू इफ यू अंडरस्टैंड। तो इसके ऊपर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा, क्या आएगा? m ओमेगा स्क्वायर xcm। अच्छा, ये पॉइंट कौन सा है? ये मिड पॉइंट ऑफ BC, सेंटर ऑफ मास ऑफ BC। पूरा लेंथ l है, तो यहाँ तक लेंथ कितना हुआ? l by 2। यहाँ तक लेंथ कितना हुआ? l by 2। यहाँ तक लेंथ कितना होगा? l by 4। होगा कि नहीं होगा? होगा l by 4। तो ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3l by 4। l by 2, यहाँ तक l by 2, यहाँ से यहाँ तक l by 2, यहाँ से यहाँ तक l by 4। l by 2 प्लस l by 4 इक्वल टू 3l by 4। तो क्या आंसर हो गया? 3m ओमेगा स्क्वायर l by 8। टेंशन एट मिड पॉइंट इज 3 ओमेगा
3m ओमेगा स्क्वायर L by 8। देखा कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 भी हमें समझ में आ गया। चलो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये तेरा मेरा प्यार, क्योंकि तेरा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है इसमें, ये यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L, यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L was rotating in a horizontal circle with a constant angular velocity omega about one end। ठीक है, कीड़ा महाराज एक एंड में बैठे हुए थे, ठीक है ना, जिसका मास m है, वो एक्सट्रीम एंड से एक्सिस तक चलते हुए आ गया। ये लेंथ L था, ऐसे 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 करके आ गया। You have to find out the, धीरे धीरे आ गया। It was from here to here। ठीक है, क्या कैसे आया, दिया है कि इंसेट of mass m was slowly from extreme end to axis। ये धीरे धीरे यहाँ से यहाँ तक आया। स्लोली का मतलब क्या हुआ, स्लोली का मतलब हुआ इसका वेलोसिटी जहाँ जितना यहाँ था उतना यहाँ था उतना यहाँ था, तो आप कहोगे क्या धीरे धीरे आ रहा है, मतलब there is, you will say कि उसका कोई एक्सीलरेशन है नहीं, एक्सीलरेशन नहीं है। ठीक है, इसका कोई एक्सीलरेशन नहीं है, धीरे धीरे आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी में आ रहा है, कोई एक्सीलरेशन है नहीं। तो एज इंसेक्ट मूव्स स्लोली, आप कहोगे इट हैज नो एक्सीलरेशन। अच्छा, अगर कोई एक्सीलरेशन नहीं है तो रास्ते में जब वो इंसेक्ट यहाँ पर आया हुआ था, इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इंसेक्ट इधर आ रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर को खींच रहा है और वो खुद पुश करके इधर को आ रहा है, मतलब फोर्स अप्लाइड बाय इंसेक्ट टू मूव itself when it is at a distance x from axis is equal to सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना, ये इधर आ रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होगा। तो फोर्स कितना है जब वो x डिस्टेंस में है, कितना है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर x। तो जब वो x डिस्टेंस में है उसका एक्सीलरेशन 0 है, मतलब ये फोर्स बराबर है। तो कितना फोर्स उसे लगाना पड़ेगा, he has to just counter the centrifugal force, है कि नहीं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटर करेगा, मतलब इतना फोर्स लगाएगा। हम क्या देख रहे हैं, द फोर्स इज लिनियरली वेरिंग विद द डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल फोर्स क्या था, फोर्स एट एक्सट्रीम एंड क्या था, एल डिस्टेंस में था, तो क्या था वो m ओमेगा स्क्वायर L। फाइनल फोर्स मतलब फोर्स ऑन इंसेक्ट एट एक्सिस, जब वो एक्सिस में पहुंच गया यहाँ पे इंसेक्ट के ऊपर क्या फोर्स है, 0। तो हमें तो वार्डन निकालना है, और हम देख रहे हैं कि जो फोर्स है वो लीनियरली वेरी कर रहा है डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो हम कैसे निकालते हैं वार्डन, पहले निकालते हैं मीन फोर्स। जब भी हमारा फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ लीनियरली वेरी करेगा, वी गो फॉर मीन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मीन फोर्स क्या हो गया, इनिशियल फोर्स प्लस फाइनल फोर्स बाय 2। वर्क एनर्जी चैप्टर में, वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में
ये स्पेशल टेक्निक सब हम लोग सीखे हैं। भूल गए हो तो वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में वार्डन बाय वेरिएबल फोर्स को देखिए चैनल में जाके, तो ये मिलेगा एम ओमेगा स्क्वायर एल प्लस 0/2 है ना। तो वार्डन कितना हो गया, एम ओमेगा स्क्वायर एल बाई 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट, मीन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कितना है डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां तक, कयामत से कयामत तक आया है, तो कितना दूर आया है एल। सो क्या हो गया वार्डन बाय द इनसेट, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर इज द वार्डन बाय द इनसेट इन मूविंग फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड टू दिस एंड। समझ में आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 13। चलिए अभी देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 14 में, थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को देखा जाए। पहले क्वेश्चन में दिया है कि ये कोई एक टेढ़े मेढ़े रास्ते पे कोई आदमी आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है ये देखते हैं। अच्छा ये गलत क्वेश्चन हम लोग देख लिए थे। दिया है स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट 16 न्यूटन पर मीटर, मतलब कोई एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है 16 न्यूटन पर मीटर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर। एंड लेंथ 1 मीटर, लेंथ कितना है 1 मीटर, इज फिक्स्ड एट वन एंड एंड द अदर एंड इज अटैच्ड टू ए ब्लॉक ऑफ 2 kg, ठीक है। द ब्लॉक इज रोटेटिंग इन ए हॉरिजॉन्टल सर्किल, ऐसे दिया गया है ना। देखो ये मान लो कि कोई एक टेबल है, ये स्प्रिंग है, इसके साथ अटैच्ड है कोई ब्लॉक, और ये टेबल के ऊपर ये ब्लॉक ऐसे घूम रहा है। इतना तो अभी तक समझ में आया। आगे क्या है देखते हैं। आगे हाँ आप कोई पूछोगे सर 3 टांग इतना बड़ा बड़ा इतना छोटा ये क्यों है, अरे नहीं छुप गया इसके पीछे, ठीक है। तो क्या दिया है स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट 16 न्यूटन पर मीटर, और मास ऑफ द ब्लॉक क्या दिया है, मास ऑफ द ब्लॉक इज गिवन 2 kg, और ये जो स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ कितना दिया है। अच्छा ब्लॉक घूम रहा है विथ ए स्पीड ऑफ 2 रेडियन पर सेकेंड, मतलब एंगुलर स्पीड भी दिया हुआ है 2 रेडियन पर सेकेंड, और ये कैसे घूम रहा है, इट इज घूमिंग इन ए हॉरिजॉन्टल सर्किल, ठीक है ना। अब ये घूम रहा है, अरे और पूछा है बताओ इसका स्पीड, बड़ा खतरनाक है भाई, ये तो बड़ा खतरनाक है। क्या दिया है, क्या है इसका आंसर, बढ़िया है। यह स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट 16 न्यूटन पर मीटर। अच्छा नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग दिया है, नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग दिया है 1 मीटर, ये दिया। पूछा है बताओ इसका भी क्या होगा, भी, अरे ये तो बड़ा सिंपल है, v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। ओमेगा दिया हुआ है, ये घूम रहा है एक सर्कुलर पाथ में जिसका रेडियस कितना है, क्या रेडियस 1 मीटर है। सोचो रेडियस मालूम हो जाएगा, भी पता चल जाएगा, क्योंकि ये स्प्रिंग अगर नेचुरल लेंथ है 1 मीटर, जब ये घूम रहा होगा ये खींच रहा होगा, क्या ये लेंथ 1 मीटर रहेगा, नहीं, ये तो कुछ ज्यादा रहेगा। सपोज ये रहेगा 1 प्लस एक्स, तो क्या लिखेंगे, लेट एक्स इज एलोंगेशन इन द स्प्रिंग, ये सोचने वाली चीज है। अब स्प्रिंग अपना नेचुरल लेंथ पे नहीं है, स्प्रिंग का एलोंगेशन इन स्प्रिंग। अच्छा ये एलोंगेशन इन द स्प्रिंग इज एक्स, ये एक्स है, बड़ा खतरनाक खूंखार हो गया ये मामला। अभी एक्स कितना है पता करेंगे, कितना है क्या, ये तो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है ना हॉरिजॉन्टल सर्किल में। बाहर की तरफ क्या है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अंदर की तरफ क्या है स्प्रिंग फोर्स। तो आप क्या कहोगे,
के एक्स इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। अगर ये नेचुरल लेंथ 1 है, एलोंगेशन x हुआ है, तो ये हो गया रेडियस हो गया 1 प्लस एक्स। स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ दिया है 1 मीटर, हम एज्यूम कर रहे हैं कि घूम रहा है, इसलिए स्प्रिंग को खींच लिया होगा, तो स्प्रिंग का लेंथ कुछ 1 प्लस एक्स हो गया होगा। क्या हम इसमें से निकाल सकते हैं कि 16x m दिया है 2 kg, ओमेगा स्क्वायर इज 2 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स, सो इट इज 8 इज इक्वल टू 16x और 2x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। 2x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, मतलब x कितना है 1 मीटर, इसमें एलोंगेशन भी 1 मीटर है। 10 रेडियस ऑफ सर्किल कितना है 1 प्लस एक्स इज 2 मीटर, क्योंकि x भी 1 है। सो b क्या है ओमेगा इंटू आर। ओमेगा कितना है 2 रेडियन पर सेकेंड, r कितना है 2, सो इट इज 4 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स दिस मस्ट बी मूविंग विथ ए स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड। देखा कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर जो स्प्रिंग फोर्स है दैट इज गिविंग नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। स्प्रिंग फोर्स इज प्रोवाइडिंग नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। जब भी कोई भी चीज घूम रहा है हम जानते हैं उसके ऊपर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स होगा जो कि परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी होगा, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर होगा। तो हम कहेंगे इसके ऊपर पक्का जो फोर्स है वो कौन है, जो कि वेलोसिटी को परपेंडिकुलर है टुवर्ड्स द सेंटर है, ऑब्वियसली स्प्रिंग फोर्स होगा, है ना। ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है 1 प्लस एक्स, ये 1 प्लस एक्स, हाँ ये दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है। A small block is kept at the top of a large sphere of radius r. What minimum horizontal velocity must be imparted to the block so that it suddenly leaves contact from the sphere? और ये दिया है एक स्फीयर के ऊपर छोटा सा ब्लॉक रखा हुआ था, इसका रेडियस r है, ये स्फीयर फिक्स्ड है, ये स्फीयर मूव नहीं कर सकता। बोल रहा है कि अगर ये ब्लॉक को हम थोड़ा सा धीरे से धक्का देंगे क्या होगा, ये फिसल के आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे गिर जाएगा। थोड़ा जोर से धक्का देंगे तो ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, यहीं से ही छोड़ के निकल जाएगा। बोला कितना जोर से धक्का देंगे कि सीधा यहीं से ही छूट जाएगा, इमीडिएटली लीव कॉन्टैक्ट, इट विल इमीडिएटली लीव कॉन्टैक्ट। तो लेट v is required velocity। अगर v वेलोसिटी दे दिए, चलिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं और देखते हैं क्या क्या मजा आ रहा है। एक तो इसका वेट आ रहा होगा, एक इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन आ रहा होगा, और क्योंकि आप v वेलोसिटी दिए हो ऐसे ये चलने लगा है तो उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर। इधर से चलते हुए इट इज मूविंग अराउंड दी सेंटर, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी लाइक दिस, ऊपर की तरफ। कितना, अगर हम v वेलोसिटी दिए हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा mv²/r, तो ये हो गया mv²/r, क्योंकि रेडियस इसका r है। और इसको हम फेंकें कितना वेलोसिटी में, v वेलोसिटी में, यही तो निकालना चाहते हैं। तो आप क्या कहोगे, एट हाईएस्ट पॉइंट सिग्मा fy इज इक्वल टू 0, क्योंकि सारा एक्सटर्नल फोर्स के साथ साथ हम शूडो फोर्स को दिखा चुके हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को दिखा चुके हैं। सिग्मा fy इज इक्वल टू 0, सो हम कहेंगे n प्लस mv²/r इज इक्वल टू mg। बोला ये कॉन्टैक्ट छोड़ देगा, फॉर लीविंग कॉन्टैक्ट। अब ये कांटेक्ट छोड़ेगा तो n का वैल्यू क्या होगा, कोई चीज इसके साथ कांटेक्ट छूट गया तो कांटेक्ट फोर्स 0 हो गया, तो क्या मिल गया mv²/r
इज इक्वल टू एम जी, और भी कितना हो गया रूट ओवर ऑफ आर जी। तो कितना फोर्स देने से तुरंत इसको छोड़ देगा, इफ यू गिव ए फोर्स, कितना वेलोसिटी देने से तुरंत छोड़ देगा, इफ यू गिव इट ए वेलोसिटी रूट ओवर ऑफ आर जी, वो तुरंत इसको छोड़ के निकल जाएगा, है ना। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 15। इजी क्वेश्चन है। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 तो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है क्या, थोड़ा क्वेश्चन को पढ़िए। बोल रहा है कि एक स्फीयर ऐसे रखा हुआ था, इधर करते हैं, विल डू इट हियर। क्या दिया है क्वेश्चन में, दिया हुआ है a small block was kept at the top of a fixed smooth sphere. When the block was slightly disturbed, it slips out of the top. What is angle made by the velocity vector with the horizontal when it leaves the sphere? ओहो, एक छोटा सा ब्लॉक यहाँ पर रखा हुआ था, स्फीयर फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर सकता। अगर ये ब्लॉक को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देंगे, ये फिसलेगा। क्या आपको लगता है इसे फिसलते 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 आएगा, आके ऐसे गिरेगा? नहीं, इतना बेवकूफ तो कोई नहीं है। वो क्या करेगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, यहाँ पर आके ऐसे छोड़ देगा। बोल रहा है जब वो स्फीयर को छोड़ रहा था तो ये वेलोसिटी वेक्टर वर्टिकल के साथ क्या एंगल कर रहा था, व्हाट वाज दिस एंगल, थीटा, ये पूछा गया है। अच्छा ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये हो गया सेंटर ऑफ द स्फीयर और ये हो गया पोजीशन जहां पर ये छोड़ेगा कंटेंट। अगर ये थीटा है तो ये एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा है, नहीं, और ये एंगल कितना है, ये भी तो 90 माइनस थीटा है। थोड़ा सा मैं दूसरा लेना चाहता हूं, तो मैं कहूंगा कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा। मैं ऐसा देना इसलिए चाहता हूं क्योंकि काफी क्वेश्चन में ये निकालने के लिए पूछा जाता है। थीटा मिल गया तो 90 माइनस थीटा मिल जाएगा। जब ये यहाँ से फिसल के आया और कांटेक्ट छोड़ा तो ये वर्टिकल के साथ कि क्या दिया, ये पूछा है व्हाट इज एंगल मेड बाय द वेलोसिटी वेक्टर विद द हॉरिजॉन्टल, सॉरी हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल करेगा, हॉरिजॉन्टल के साथ ये क्या एंगल करेगा, थीटा, ये पूछा गया है। हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल करेगा, थीटा एंगल करेगा। ये जब थीटा एंगल करेगा वो थीटा क्या है, अगर ये थीटा हुआ तो ये 90 माइनस थीटा हुआ, ये 90 माइनस थीटा हुआ, ये थीटा हुआ, ये भी तो वर्टिकल है, तो ये हो गया थीटा। हमें थीटा पता करना है। ए से बी तक का मोशन को देखा जाए, ठीक है, ए से बी तक का मोशन। रेडियस वेरियस तो कुछ दिया नहीं है, वी अस्यूम द रेडियस, चलो अस्यूम करते हैं रेडियस आर, चलो अस्यूम करते हैं रेडियस आर। लेट आर इज रेडियस, ठीक है, ए टू बी मोशन। हाँ, तो फिसलना शुरू किए महाराज यहाँ से, तो हम कहेंगे गेन इन काइनेटिक एनर्जी हुआ एट द कॉस्ट ऑफ लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर यहाँ पर वेलोसिटी भी है तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ, हाफ एम स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। अब ये यहाँ से यहाँ तक आने में काइनेटिक एनर्जी इतना गेन कर गया, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, एम जी एच, एच मतलब कितना नीचे आया है, ये है एच, है कि नहीं। अगर ये एच है तो ये एच कितना है भाई, अगर ये लेंथ है आर तो ये लेंथ कितना है, आर कॉस थीटा, ये लेंथ हो गया आर कॉस थीटा, तो एच कितना हो जाएगा पूरा माइनस आर कॉस थीटा। तो हम लिखेंगे इट इज हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी, एच की जगह लिखेंगे आर माइनस आर कॉस थीटा। जिसको चाहो तो आप कुछ ऐसे लिख सकते हो, कैसे,
लिख सकते हो इट इज mgr इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। हाँ, समझ में आया। और आपको मालूम है कि हमें भी चाहिए, लेकिन भी नहीं चाहिए होता, हमें एक्चुअली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जरूरत होता है। एम बी स्क्वायर बाई आर कितना हो गया देखो तो, एम बी स्क्वायर बाई आर, ये आर को इधर ले आया, 2 को इधर ले लिया, बिना 2mg इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। हो तो जब वो बी पॉइंट में जा रहा होगा, एम बी स्क्वायर बाई आर इज 2mg इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। थोड़ा बी पॉइंट में हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम करने की कोशिश करते हैं। ये एंगल था थीटा, ये पॉइंट में ब्लॉक है, ये ब्लॉक का ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन है और एक वेट है, और ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा है। और ये अगर नॉर्मल रिएक्शन है और ये ऐसे जा रहा है v वेलोसिटी में, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर को होगा? इट विल बी डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर। कहाँ है सेंटर? यहाँ। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन। कितना होगा? mv स्क्वायर बाई आर, क्योंकि यार अब ये mg का ये वाला कंपोनेंट कितना है? mg का ये वाला कंपोनेंट हो गया mg cos थीटा, है कि नहीं? ये mg cos थीटा है, तो ये ऐसे मूव कर रहा है, ऐसा तो मूव नहीं कर रहा है ना, तो हम कहेंगे नेट फोर्स इन रेडियल डायरेक्शन इज 0, मतलब n प्लस mv स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू mg cos थीटा। लेकिन बोल रहा है कि यहां पर b में कॉन्टैक्ट छोड़ रहा है, इट इज लीविंग कॉन्टैक्ट एट पॉइंट b फॉर लीविंग कॉन्टैक्ट एट b, n क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो क्या मिला? मिला 10 10 10, क्या मिला? mv स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू mg cos थीटा। लेकिन mv स्क्वायर बाई आर क्या है? हम तो पहले निकाल रखे हैं 2mg इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू mg cos थीटा, है ना? तो ये mg को खा गया। cos थीटा कितना हुआ देखो तो, cos थीटा इज, ये हो गया cos थीटा, ये हो गया 2 माइनस 2 cos थीटा, 3 cos थीटा, सो cos थीटा इज 2/3 और थीटा इज cos इनवर्स 2/3। सो कितना एंगल में ये कॉन्टैक्ट छोड़ेगा? जब थीटा कितना होगा? cos इनवर्स ऑफ 2/3। So for leaving contact, the angle must be cos inverse of 2/3। ये क्वेश्चन को तो याद रखो, और इस क्वेश्चन के साथ साथ इसका आंसर को याद रखो, क्योंकि इसी को फॉर्मूला लेके डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ये लोग इसी को फॉर्मूला ले लेते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। वो पूछ लेंगे इसे कितना हाइट से ये कॉन्टैक्ट छोड़ेगा। अगर मालूम है cos थीटा इज 2/3, you can find out this height. This will be 2r/3, this is r, so you say at a height 5r/3 it will leave contact. So directly they will ask you questions using this as a formula. So ये क्वेश्चन और उसका आंसर को भली भांति बढ़िया से याद रखो, आगे चल के भी काम में लगेगा। तो अब काफी न्यूमेरिकल हम लोग कर लिए, आप लोग ध्यान से देख लो, ठीक है।